नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब तक की क्लास में हम हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ये पढ़ चुके हैं। उसकी जो विभिन्न विकास के सोपान हैं, जिसमें साठोत्तरी कविता, नई कविता, सचेतन कहानी, अकहानी, दलित विमर्श की कहानी, स्त्री विमर्श की कहानियाँ, इन सब के जो चर्चित कथाकार हैं और उनकी जो कहानियाँ हैं, इनका अध्ययन हमने कर लिया। अब आज की क्लास में हम जो हिंदी साहित्य का इतिहास की जो आधुनिक काल है, उसमें से उपन्यास का उद्भव और विकास का अध्ययन करेंगे। तो उपन्यास का अर्थ होता है उप प्लस नी अस प्लस घ्य प्रत्यय लग करके उपन्यास शब्द बनता है। और उपन्यास का अर्थ होता है वाक्य का उपक्रम। तो उपन्यास शब्द का मूल अर्थ है निकट रखी हुई वस्तु। उप निकट, न्यास यानी रखी हुई। तो आधुनिक साहित्य में इसका अर्थ गद्य की एक विशिष्ट विधा के लिए किया जाता है। ऐसी आख्यायिका जिसमें समाज के किसी अंग का चरित्र चित्रण काल्पनिक और वास्तविक के समन्वित रूप में अंकित होता है। तो सर्वांगीण व्यापक सामाजिक चित्रण उपन्यास कहलाता है। प्राचीन काव्य शास्त्र में उपन्यास शब्द का प्रयोग जो है वो प्रतिमुख संधि के एक उपभेद के रूप में किया गया है। तो भरत मुनि ने इसके लिए उपपत्ति, क्रतो, हयर्थ तथा प्रसाद ने विशेषण के लिए इसका प्रयोग किया। तो जिसका अर्थ होता है किसी अर्थ को युक्तिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करने वाला या प्रसन्नता प्रदान करने वाला। किंतु ये एक जो हिंदी साहित्य है, इसकी अन्य विधाओं में भी ये एक माना गया है। तो आधुनिक उपन्यास अंग्रेजी के जो नॉवेल है उसके पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है। और उपन्यास शब्द पूर्ण अर्थ न प्रदान करते हुए भी साहित्य की विधा विशेष के लिए एक अत्यधिक प्रचलित रूप धारण कर चुका है। तो आधुनिक उपन्यास साहित्य का जो रूप विधान का विकास है वो यूरोप माना जाता है। किंतु उससे पहले भी प्राचीन भारत में इस विधि का प्रचार प्रसार हुआ था। जैसे पंचतंत्र, हितोपदेश, वैताल पंचविंशति, वहत कथा मंजरी, वासवदत्ता और कादम्बरी, दश कुमार चरित्र, ये सब जो है वो औपन्यासिकता का विकास उसमें इन सब के अंतर्गत देखा जाता है। तो मराठी साहित्य में उपन्यास का पर्यायवाची क्या है? कादम्बरी। लेकिन ये दिखाई नहीं देता है। तो यथार्थवादी दृष्टिकोण और शैली की जो स्वाभाविक दृष्टि है, उससे लाला श्रीनिवास दास कृत जो उपन्यास है, जिसका नाम है परीक्षा गुरु, इसको हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कहा जाता है। हिंदी में उपन्यास का जो आविर्भाव हुआ वो 19वीं शताब्दी के अंतिम काल में हुआ। बंगाल में इस विधा का उद्भव पहले से ही हिंदी से भी पहले हो चुका था, क्योंकि अंग्रेजी का प्रभाव जो है सबसे पहले बंगाली भाषा पर पड़ा था, बांग्ला भाषा पर। तो हिंदी में सबसे पहले मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु भारतेंदु के जीवन काल से जो 1882 है तब प्रकाशित हो गया था। तो भारतेंदु से भी पहले लाला श्रीनिवास दास हुए थे, तो जिनकी रचना का श्रेय श्रीनिवास दास को जाता है। तो लाला जी ने इसकी भूमिका में स्पष्ट रूप से लिखा था कि महाभारत आदि संस्कृत, गुलिस्तां वगैरह फारसी, स्पेक्टेटर, लॉर्ड बेकन, गोल्डस्मिथ, विलियम कपूर, इन सभी पुराने लेखों और स्त्रीबोध, इन सब के वर्तमान जो रिसाले हैं उनसे बड़ी सहायता मिली है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो परीक्षा गुरु है उसके आधार पर, जो बंगला उपन्यास है उसके आधार पर इसको नहीं लिखा गया, बल्कि सीधे अंग्रेजी के जो उपन्यास हैं उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके इन उपन्यासों को लिखा जाने लगा। तो परीक्षा गुरु जो उपन्यास है उसमें एक दिल्ली के एक सेठ के बेटे की कहानी है जो कुसंगत में पड़ जाता है और जिसका उद्धार अंत में एक उनके मित्र होते हैं उनके द्वारा होता है। तो लेखक इसमें उपदेशात्मक दिखाई देता है, जिसका परिणाम क्या होता है कि वो जो रचना है वो एक सफल उपन्यास का रूप ग्रहण नहीं कर पाई।
उसके बाद डॉक्टर विजय शंकर मल ने फिल्लोरी कृत जो भाग्यवती है उसको प्रथम उपन्यास माना है। तो ये तो हुआ उपन्यास का उद्भव कैसे हुआ। अब हम देखेंगे उपन्यास का विकास किस तरह से हुआ। तो उसमें भारतेंदु युग या प्रेमचंद पूर्वोत्तर युग भी कह सकते हैं उसको। तो भारतेंदु ने सबसे पहले पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा नामक उपन्यास का अनुवाद किया था। एक मौलिक उपन्यास की रचना भी प्रारंभ की थी, लेकिन वह दुर्भाग्यवश पूरी नहीं हो पाई थी। तो भारतेंदु युग के जो अन्य कई लेखक हैं उन्होंने भी उपन्यासों की रचना की, जिसमें हैं श्रद्धाराम फिल्लोरी, उनका जो उपन्यास है भाग्यवंती, रत्नचंद प्लीडर का नूतन चरित्र, बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी जो कि 1886 में लिखा गया था, और 100 अजान एक सुजान जो कि 1892 में लिखा गया था। फिर राधा कृष्ण दास का निसहाय हिंदू, राधाचरण गोस्वामी का विधवा विपत्ति 1888 में लिखा गया, कार्तिक प्रसाद खत्री का जया उपन्यास और बाल मुकुंद गुप्त का कामिनी उपन्यास, ये सब उल्लेखनीय हैं। उसके बाद जो अनुदित उपन्यास है उनके अंतर्गत बाबू गदाधर सिंह का उपन्यास बंग विजेता, ये जो उपन्यास है वो बांग्ला के अनुवाद के रूप में है। दुर्गेश नंदिनी, इस पर एक धारावाहिक भी बना था अगर आपको याद हो तो। फिर राधा कृष्ण दास का उपन्यास स्वर्णलता, और प्रताप नारायण मिश्र का उपन्यास राज सिंह, इंदिरा और राधा रानी, इन्होंने, ये प्रताप नारायण मिश्र के ही उपन्यास हैं। तो राधाचरण गोस्वामी ने विरजा, जावित्री और मणमयी इनका अनुवाद किया। बाबू रामकृष्ण वर्मा और कार्तिक प्रसाद खत्री ने उर्दू और अंग्रेजी के जो अनेक रोमांटिक और जासूसी उपन्यास हैं उनका अनुवाद हिंदी में किया था। तो इस प्रकार भारतेंदु युग में जो अनुदित उपन्यास है उनकी प्रधानता रही है। तो मौलिक उपन्यासों का अनुवाद हिंदी में किया। भारतेंदु युग में जो अनुदित उपन्यास है उनकी भी प्रधानता रही। तो मौलिक उपन्यासों में भी कला विकास जो है वो दिखाई नहीं दिया। उसके बाद जो इतिवृत्त है और घटनाओं की प्रधानता, चरित्र चित्रण, उनका अभाव रहा, उपदेशात्मकता की अधिकता देखी गई और जो शैली है वो अपरिपक्व शैली दिखाई देने लगी। तो हिंदी के मौलिक उपन्यासों की रचना का जो श्रेय है वो भारतेंदु कालीन जो उपन्यासकार है, जिसमें 3 उपन्यासकार हैं, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी और तीसरे हैं राधाचरण गोस्वामी। तो इन सबको त्रयी कहा जाता है, त्रयी यानी 3। तो देवकी नंदन गोस्वामी ने सन 1891 ईस्वी में चंद्रकांता, इनका उपन्यास था चंद्रकांता, और दूसरा था चंद्रकांता संतति, जिसमें तिलस्मी और अय्यारी का वर्णन किया गया है। तो इन उपन्यासों को इतनी लोकप्रियता मिली कि अनेक लोगों ने इन्हें पढ़ने के लिए हिंदी सीखना प्रारंभ कर दिया था। और गोपाल राम गहमरी का जो उपन्यास है वो जासूस नाम से था। फिर इन्होंने जासूस नाम से एक पत्र का संपादन किया था, जिसमें लगभग 5 दर्जन से भी अधिक जो स्वरचित उपन्यास है उनका प्रकाशन उन्होंने उसके अंदर किया था। तो अनेक उपन्यासों के आधार अंग्रेजी के जासूसी उपन्यास होते थे। गोस्वामी ने उपन्यास पत्रिका निकाली, जिनमें उनके छोटे बड़े लगभग 65 उपन्यास प्रकाशित हुए थे, और इनका जो विषय था वो था सामाजिक।
लेकिन उसमें विलासिता का जो चित्रण है वो अधिक देखा गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उपन्यास त्रयी की ये जो रचनाएं हैं उपन्यास कला की दृष्टि से बहुत एक साधारण कोटि में आने लगी। तो उनमें अस्वाभाविक घटनाओं की भरमार थी। तो देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी और राधाचरण गोस्वामी, इनकी जो समन्वित त्रिवेणी है और जो प्रेमचंद की जो प्रवाहिनी धारा है उसको मिलाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय, लज्जाराम मेहता और कुछ और अनुवादक हैं उनको। फिर हरिओद ने ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिला फूल लिख करके, और लज्जाराम मेहता ने आदर्श हिंदू और हिंदू गृहस्थ ये लिख करके एक सुधारवाद का परचम फहराया। उसके बाद प्रेमचंद युग आया जो 1880 से 1936 तक माना गया है। तो हिंदी कथा साहित्य में पर्दारपण से पहले हिंदी उपन्यास जो था वो अविकसित था, और जो प्रेमचंद का जो आविर्भाव है वो उसमें सूर्य की किरण के रूप में माना जाता है। तो राजा रानी, सेठ सेठानियों की उच्च अट्टालिकाओं की जो चार दीवारी में बंद उपन्यास है उनका जो कथानक है वो जनसाधारण की लोकभूमि में उन्मुक्त हुआ, और लोह मूर्तियों की तरह स्थिर रहने वाले या कठपुतलियों की तरह लेखन की उंगलियों के जो संकेत हैं उनको अस्वाभाविक रूप से गीतों से नाचने वाले, दौड़ने फुदकने वाले जो पात्र हैं वो एक सजीव रूप धारण कर चुके थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि उपन्यास के जो अन्य तत्व हैं जैसे कथोपकथन, देश काल और वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य और रस, इन सब का जो विकास है पहली बार प्रेमचंद के उपन्यासों में देखने को मिला। तो उन्होंने सस्ते मनोरंजन को उपन्यास का विषय नहीं बनाया, बल्कि जो जीवन की वास्तविक समस्याएं हैं उनका उन्होंने अपने उपन्यास का लक्ष्य बनाया। तो जिसका परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक उपन्यास में किसी न किसी सामयिक समस्या का चित्रण मार्मिक रूप से उपलब्ध होता है। जैसे उनका जो उपन्यास है जो कि 1918 में लिखा गया, वेश्या, ये भी 1918 में, और रंगभूमि 1928 में लिखा गया। ये जो है शासक अत्याचार के उपन्यास हैं। फिर प्रेमाश्रम जो 1921 में लिखा गया, कृषक और कर्मभूमि ये 1932 में लिखे गए। ये उसके बाद निर्मला जो दहेज और वृद्ध विवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है, ये 1922 में लिखा गया, और गबन 1931 में लिखा गया जो मध्यम वर्गीय आर्थिक विषमता का प्रतीक है, और गोदान उपन्यास जो 1936 में लिखा गया वो कृषि श्रमिक शोषण पर आधारित है। तो प्रेमचंद के जो प्रारंभिक उपन्यास हैं उनमें आदर्शवादिता की अधिकता होने के कारण उसमें कहीं कहीं काल्पनिकता और अस्वाभाविकता अधिक आ गई है, लेकिन आगे चल करके प्रेमचंद का जो स्वरूप है वो आदर्शवादी के स्थान पर यथार्थवादी बन गया। जहां प्रारंभिक उपन्यासों में समस्याओं के समाधान करने के लिए गांधीवादी विचारधारा को अपनाया गया, वहीं उन्होंने अंतिम उपन्यास गोदान में केवल समस्याओं के प्रस्तुतिकरण के द्वारा ही संतुष्टि कर ली थी। तो गोदान की प्रमुख ही नहीं, एक जो अंग रूप में एक समस्या है वो है विवाह। तो प्रेमचंद ने गोदान में बाल विवाह, वृद्ध विवाह, अनमेल विवाह, अंतरजातीय विवाह, प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह और विभिन्न प्रकार के जो विवाह हैं और विवाह के जो जुड़े हुए संबंध हैं उन सबको जितने भी प्रकार से या जितने भी स्वरूप से उन्होंने संभव रूप में गोदान में दर्शाया है। तो इनमें एक आदर्श विवाह क्या हो सकता है उसका जो समाधान है वो प्रेमचंद ने प्रस्तुत नहीं किया, और जो लज्जाराम मेहता है और मालती है उनको अविवाहित ही छोड़ दिया। जो लज्जाराम मेहता ने जो मेहता और मालती है इसके जो गोदान के पात्र हैं उनको उन्होंने अविवाहित ही छोड़ दिया, जो कि पति पत्नी के रूप में आजीवन रहते हैं। तो समाज के लिए एक घातक प्रवृत्ति है, इसलिए ये माना जा सकता है कि विवाह समस्या का यहाँ समाधान नहीं हुआ है
और रामचंद्र शुक्ल ने जैसे अपने निबंधों का निर्णय अपने पाठकों पर, जो कि उनका निबंध आपने पढ़ा होगा चिंतामणि, उसकी जो प्रथम भाग है उसकी भूमिका में 2 शब्द में ये कह कर के कि मेरे निबंध विषय प्रधान है या विषयी प्रधान, इसका निर्णय मैं पाठकों पर छोड़ देता हूँ। तो उसी प्रकार प्रेमचंद ने समस्या का समाधान पाठकों पर छोड़ा है। तो एक श्रेष्ठ साहित्यकार समस्या का समाधान नहीं प्रस्तुत करता है। तो प्रेमचंद युग में प्रेमचंद के अलावा अनेक उच्च कोटि के उपन्यासकार थे जिनका प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने विभिन्न दृष्टिकोणों से विभिन्न विषयों को अपने उपन्यासों का विषय बनाया। इन उपन्यासकारों को उनकी विशेषता के आधार पर हम विभिन्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे एक सामाजिक समस्या प्रधान जो कि उपन्यास हैं, इस वर्ग में वे उपन्यास आते हैं जिन्होंने सामाजिक समस्याओं का चित्रण करते हुए प्रेमचंद की परंपराओं को आगे बढ़ाया। तो इस वर्ग के उपन्यासकारों में हैं जयशंकर प्रसाद, विशंबरनाथ शर्मा जो कौशिक उनका उपनाम है, पांडेय बेचैन शर्मा उग्र और चतुरसेन शास्त्री और उपेंद्रनाथ अश्क। तो ये सब सामाजिक समस्या प्रधान उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। तो जयशंकर प्रसाद ने कंकाल जो उपन्यास लिखा था उसमें भारतीय नारी जीवन की जो दुर्दशा है उसको रेखांकित किया है। उन्होंने अन्य उपन्यास जो है तितली, उसमें भी नारी की सामाजिक स्थिति का चित्रण करते हुए उसके विभिन्न रूपों पर प्रकाश डाला है। और उनका जो एक अन्य उपन्यास है वो है इरावती। तो ये तो उपन्यास हो गए जयशंकर प्रसाद के। उसके बाद है विशंबर शर्मा कौशिक, जिनके उपन्यासों में प्रमुख हैं माँ और भिखारिणी। इसमें नारी की सामाजिक स्थिति का चित्रण उन्होंने किया है। उसके बाद है बेचैन शर्मा उग्र। तो इन्होंने भी जो जैसे इनका नाम है वैसे ही इनका जो स्वभाव है वो भी उग्र ही माना जाता है। तो दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, इसमें सभ्य समाज की जो आंतरिक दुर्बलताएं हैं, अनीतियां हैं, जो घातक या घृणित जो प्रवृत्तियां हैं, उनका उद्घाटन करते हुए उन्होंने आवेगपूर्ण शैली में इसको उद्घाटित किया है। तो ये किसकी है उपन्यास, ये किसके हैं? कौशिक के। फिर है नहीं, ये उपन्यास है उग्र के, बेचैन शर्मा उग्र के। उसके बाद है चतुरसेन शास्त्री। इन्होंने विधवा आश्रमों की सहायता लेकर के हृदय की प्यास को बुझाने वाली अच्छी खबर ली और गोली, इसी दृष्टि से उनका जो एक प्रमुख उपन्यास माना जाता है, जिसमें देशी रियासतों के शासकों की जो घृणित प्रवृत्तियां हैं उनको उन्होंने प्रस्तुत किया। तो इन्होंने ऐतिहासिक उपन्यासों की भी रचना की। तो ऐतिहासिक उपन्यासकार के लिए चतुरसेन शास्त्री का नाम लिया जाता है। उसके बाद है उपेंद्रनाथ अश्क। इनके जो उपन्यास हैं उसमें मुख्य है गिरती दीवारें और चेतन। तो गिरती दीवारों में मध्यम वर्गीय समाज की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों का उद्घाटन उन्होंने यथार्थवादी शैली में किया है। तो विवाह संबंधी जो सामाजिक रूढ़ियां हैं उनके कारण होने वाली जो आधुनिक युग के जो युवक युवतियां हैं उनकी जो असफल परिणति है उनको चेतन उपन्यास के माध्यम से इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो समाज की समस्याओं का उपन्यास का विषय बनाने वाले उपन्यासकारों ने सभी उपन्यासकारों की शैली में सरसता और स्वाभाविकता का आग्रह मुख्य रूप से देखा जाता है। उसके बाद है चरित्र प्रधान उपन्यास। अभी हमने पढ़े थे सामाजिक उपन्यास और अब है चरित्र प्रधान उपन्यास। तो इस वर्ग के उपन्यासों में चरित्र की प्रधानता है। ऐसे उपन्यासकारों में प्रमुख हैं जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, भगवती चरण वर्मा, और अज्ञेय।
ये प्रमुख हैं। तो जैनेन्द्र के जो उपन्यास है उसमें हैं प्रमुख सुनीता, परख, सुखदा, त्यागपत्र और विवर्त, ये उल्लेखनीय हैं। तो इनके अधिकांश उपन्यासों में पति पत्नी और अन्य पुरुष के पारस्परिक संबंधों का चित्रण किया गया है और एक समान ही सभी उपन्यासों में इनका चित्रण मिलता है। नायिका जो है मुख्य रूप से विवाहित होती है और अपनी जो कुंठाएं हैं उनके लिए वो दुखी होती है, जिसका परिणाम ये होता है कि वह हमेशा सुख की तलाश में लगी रहती है और नायिका का जो पति है इन सभी स्थितियों से वो अवगत होता है, फिर भी वो चुपचाप रहता है। तो जैनेन्द्र परिस्थिति को संभालते हैं और ये निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि पति पत्नी को अधिक स्वतंत्रता जब मिलती है तो उनका चारित्रिक दृढ़ता और सबलता में वृद्धि होती है। तो वास्तव में जैनेन्द्र के उपन्यासों में एक ओर तो रसिकता और सरसता दिखाई देती है, तो दूसरी ओर शुष्कता के साथ भावुकता का बौद्धिक अधिक दिखाई पड़ता है। तो आज की क्लास में हमने जो चरित्र प्रधान